नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका केआर एग्ज़ाम क्रैकर्स में, जहां हम आपको टेट, यूपी टेट और सी टेट के बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं, जिससे आपका सिलेक्शन आसान हो सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी स्टडी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी और आप अपने मन से अपने कार को पाने में लगे होंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चंस आपके सामने है और मैं आपको आज का टॉपिक बता दे रहा हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक है अधिगम के वक्र तथा पठार। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि है दोस्तों, जब बच्चा कार करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है। दोस्तों कोई बच्चा हो या हम हैं, यदि किसी कार को कर रहे हैं और यदि उस कार से को करने से हम ऊब रहे हैं तो ये दोस्तों किसका संकेत है, ये उसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कह रहा है संभवतः कार यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पहला, कि जो कार है वो बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चे को क्या हो रही है दोस्तों, ऊबन हो रही है। सही एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपके सामने। एक्सप्लेनेशन से और आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब बच्चा कार को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी उस काम में रुचि ख़त्म हो जाती है, जिससे बच्चा ऊबने लगता है, जिसका आशय यह है कि कार यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है 54। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। ये चार ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं, नतोदर, मिश्रित, लंबवत और उन्तोदर। इनमें से दोस्तों कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, आपको बताना है। 54 का दोस्तों आंसर क्या है। 54 का दोस्तों आंसर है सी, लंबवत जो दोस्तों होता है वो अधिगम का वक्र नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों आपके सामने अधिगम के विभिन्न वक्र दिए हुए हैं और उसमें दोस्तों जो लंबवत है वो दोस्तों अधिगम का क्या होता है, वक्र नहीं होता है। कौन कौन से अधिगम के वक्र होते हैं दोस्तों, नतोदर होता है, मिश्रित होता है, उन्तोदर होता है, लेकिन जो अधिगम का वक्र होता है वो लंबवत नहीं होता है। आप देख लीजिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन से और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो अधिगम वक्र हैं वो आपके सामने हैं। कह रहा है सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होती है उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। दोस्तों अधिगम का वक्र क्या किसे कहते हैं, सीखने की मात्रा। एक अपन ग्राफ बनाएंगे दोस्तों, सीखने की मात्रा, ये आपकी सीखने की मात्रा है और ये अभ्यास का समय है, मतलब टाइम पर जो भी ये जो ग्राफ बनता है इसको दोस्तों क्या कहते हैं अपन, अधिगम वक्र कहते हैं। मतलब सीखने की मात्रा और अभ्यास समय पर, समय की भी जो ग्राफ बनाते हैं उसको अधिगम वक्र कहते हैं। और कौन कौन से वक्र होते हैं वो आपके सामने है। पहला वक्र बहुत ही प्यारा वक्र है दोस्तों, देखिए, जिसको सरल रेखी वक्र कहते हैं। एक एक वक्र को मैं यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। जीवन में आपको दोबारा कभी वक्र को देखने की ज़रूरत नहीं है, अधिगम के वक्र को, पठार को देखने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए बस। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा अभ्यास, ये अभ्यास हम दिनों पे मान सकते हैं। मान लो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। ये दोस्तों अधिगम की मात्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, माना कि पहला दिन पाँचवां दिन है, फिर दूसरा 10वां है, फिर 15वां है, फिर 20वां है। माना कि 5वें दिन में मेरा अधिगम था यहाँ पर और अगले 10वें दिन में अधिगम था यहाँ पर, अगले दिन अधिगम था यहाँ पर और अगले 20वें दिन अधिगम था यहाँ पर। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको समझ रहे हैं। इस तरह से कुछ अपनी लाइन बन रही है। जो ये आपको लाइन दिख रही है दोस्तों, ये माना कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। y पर हम ले रहे हैं अधिगम की मात्रा और x पर ले रहे हैं अभ्यास। तो इन दोनों के बीच, अभ्यास और अधिगम की मात्रा के बीच जो लाइन आ रही है अपनी, क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी अधिगम की मात्रा डेली की डेली बढ़ते जा रही है। तो इसको एक सरल रेखी वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सरल रेखी वक्र। सरल रेखी वक्र में क्या है, जो अभ्यास की मात्रा है, अभ्यास जो समय के साथ चलता है, अभ्यास जो समय के दिनों दिन बढ़ता है वो अभ्यास की मात्रा के समानुपाती होता है। ये दोस्तों अभ्यास की मात्रा है और ये समय है। पहला ग्राफ दोस्तों क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा आपके सामने दोस्तों दूसरा जो वक्र है दोस्तों वो उन्तोदर वक्र है, जिसको कॉन्वेक्स वक्र भी कहते हैं। इधर देखिए दोस्तों, ये आपके अभ्यास
का समय है, मतलब ये 5 दिन मान लो, 10 दिन मान लो, 15 दिन और 20 दिन मान लो। इधर देखिए ये आपके अभ्यास की मात्रा है, ये अभ्यास की मात्रा है, ये अभ्यास की, और इसके अकॉर्डिंग तो माना कि पहले दिन अभ्यास हमारा ये था 5 दिन में, उसके अकॉर्डिंग ये था, फिर 10 दिन में ये था, उसके अकॉर्डिंग अभ्यास ये था, फिर अभ्यास का समय बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आप देखिए इस कोऑर्डिनेट पे अभ्यास इधर हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक समय यहाँ पर आया, उसके बाद क्या है आगे अभ्यास की मात्रा नहीं बढ़ रही है। देखिए इधर क्लियर आपको समझा दे रहा हूँ मैं आराम से। यहाँ पर देखिए अभ्यास का समय बढ़ रहा है, ग्राफ इधर बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि दिन तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं। मान लो पहले 5 दिन 10 दिन 5 दिन 10 दिन, 5 दिन के अकॉर्डिंग अभ्यास की मात्रा ये हो गई, 10 दिन के अकॉर्डिंग ये हो गई, 15 दिन के अकॉर्डिंग ये हो गई, 20 दिन के अकॉर्डिंग भी दोस्तों वही है। मतलब ये है कि दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभ्यास की मात्रा कांस्टेंट हो गई। समझे दोस्तों, अभ्यास की मात्रा कांस्टेंट हुई तो इसको क्या बोलते हैं, घटता निष्पादन वक्र, कर्व डिक्रीजिंग रिटर्न्स, घटता निष्पादन वक्र है, इसको उन्तोदर वक्र कहते हैं। नेक्स्ट जो वक्र है दोस्तों नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में क्या है देख लीजिए आप, ये भी एक अच्छा है। यहाँ तो इसी देखिए दोस्तों देखिए अधिगम का समय है, और यहाँ अधिगम की जो दोस्तों क्या है मात्रा है, यहाँ पर समय यहाँ पर मात्रा है। यहाँ देखिए दोस्तों धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, अधिगम यहाँ स्लो है, पहले बहुत कम अधिगम हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता है अधिगम स्पीड पकड़ लेता है। इस जगह पे अधिगम क्या है स्पीड पकड़ लिया है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों समय, इस समय पर दोस्तों अधिगम कांस्टेंट हो गया है। मतलब क्या है कि बढ़ता हुआ निष्पादन वक्र है, मतलब हमारा अभ्यास के दिन रुक चुके हैं। माना हमने 20 दिन अधिगम किए, 20 दिन अभ्यास किया, लेकिन अधिगम बढ़ता ही जा रहा है। तो ये दोस्तों इस प्रकार का जो वक्र है बढ़ता निष्पादन वक्र होता है, इसको नतोदर वक्र कहते हैं। कॉनकेव कहते हैं इसको दोस्तों, क्या कहते हैं कॉनकेव कहते हैं। एक्सप्लेनेशन से आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं अच्छे से बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ सब चीज़ें। नेक्स्ट है दोस्तों मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र को क्यों कहते हैं इसको, ये आपके सामने भी क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास अभ्यास का समय है, ये अभ्यास की मात्रा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों शुरू में अभ्यास का समय बढ़ा है तो अधिगम की मात्रा भी बढ़ी है, फिर उसके बाद अभ्यास का समय बढ़ा, फिर अधिगम की मात्रा बढ़ी है। लेकिन एक समय क्या है समय बढ़ रहा है लेकिन अधिगम कांस्टेंट हो गया है। तो ये दोस्तों एक तरह से क्या है मिश्रित वक्र है, एस टाइप का बन रहा है। देखो एस टाइप का बन रहा है, मैं इसको क्लियर आपको इधर बना दे रहा हूँ। मतलब क्या है पहले अधिगम थोड़ा सा बढ़ता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर घटता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो एक तरह से मिश्रित वक्र है। एस टाइप का जो वक्र आता है दोस्तों उसको मिश्रित वक्र कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच में रुका, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया। ये एस टाइप का बन रहा है, इसको मिश्रित वक्र कहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। पठार का कारण दोस्तों क्या नहीं है ये पूछा है इसमें। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, इन ऑप्शन से आप समझ सकते हैं आसानी से। पहला ऑप्शन है कह रहा है अधिगम के पठार का कारण नहीं है प्रेरणा की सीमा, दूसरा है विद्यालय का असहयोग, तीसरा है शारीरिक सीमा, चौथा है ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों आंसर पढ़ते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा है कि जो विद्यालय का असहयोग है ये पठार का कारण नहीं हो सकता है। एक्सप्लेनेशन दोस्तों देख लीजिए आपके सामने, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे दोस्तों आपको परीक्षा में जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे बेहतरीन सटीक क्वेश्चन आपको वहीं पे मिलेंगे और आप कहेंगे वास्तव में सर आपने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। क्योंकि सर आप अच्छे से पढ़ते जाइए, बस आपको बिलीव रखने की ज़रूरत है दोस्तों अपने ऊपर, एक दिन आप अपने मंजिल पर ज़रूर होंगे। दोस्तों एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। कह रहा है सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र कहा जाता है। अधिगम वक्रों को कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम के पठार कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको क्या कह रहा है।
नगण्य उन्नति प्रदर्शित करने वाले, मान लो आपका समय है, आप काम कर रहे हैं, समय लग रहा है, लेकिन आपकी अधिगम की मात्रा कुछ नहीं आ रही है, नगण्य है, तो इस प्रकार आपका उसमें क्या हो गया, पठार डेवलप हो गया, पठार पैदा हो गया वहाँ पे। तो कह रहे हैं नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, कि उसकी क्या आवश्यकता है और हम कुछ और ही उसको डोज दे रहे हैं, आवश्यकता के अनुरूप उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसमें पठार आ सकता है। ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, ये सब चीज़ें दोस्तों अधिगम के पठार के अंतर्गत आती हैं। इससे अधिगम के पठार जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 56 का आंसर क्या होना चाहिए आप बताइए, मैं क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ। अधिगम वक्र में पठार बनता है, जो अधिगम वक्र में दोस्तों पठार बनता है किसके कारण बनता है? 56 का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों आपके अनुसार, आप बताइए जल्दी से। 56 का दोस्तों करेक्ट आंसर है सी, थकान के कारण अधिगम वक्र में क्या बनता है, पठार बनता है। एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं दोस्तों आप, बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन है, देखिए। सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं रहती है, मतलब आप लर्निंग की जो आपकी प्रोसेस है वो हमेशा एक तरह की नहीं रही है। सीखने की गति में कभी कभी तीव्रता तो कभी कभी मंदता होती है। सिंपल सी बात है, यदि हम पढ़ाई भी करते हैं तो कभी कभी हम बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ते हैं और कभी कभी बहुत स्लोली पढ़ते हैं, मन नहीं लगता, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, तो वही चीज़ें सब चीज़ें। इसका मुख्य कारण थकान है। थकान के कारण अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है दोस्तों, थकान के कारण अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है, तो अधिगम प्रगति को रेखांकित चित्र प्रदर्शित करने पर पठार की अवस्था बनती है। तो कह रहा है दोस्तों अधिगम की प्रगति को रेखा चित्र में प्रदर्शित करने पर पठार जैसी अवस्था बनती है, जिसे अधिगम का पठार कहा जाता है। क्लियर होगा दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से। 57 क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 57 देखिए, कह रहा है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? 57 का दोस्तों आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए। तो दोस्तों 57 का सही आंसर है ए, उन्नतोदर वक्र, कॉनकेव कर्व। दोस्तों कॉनकेव कर्व में क्या होता है, प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है, और बाद में ये क्या होती है, मंद हो जाती है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उन्नतोदर कर्व कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है, उसे उन्नतोदर कर्व कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी समय सीमा है और ये सीखने की मात्रा है। यहाँ पर आपकी तेज़ है, फिर बाद में क्या होगी, स्लो हो गई, तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, उन्नतोदर वक्र कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं, क्योंकि शुरू में इनकी सीखने की गति क्या होती है, तेज़ होती है। नया क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 58 में कह रहा है दोस्तों, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार, मान लो आप सीख रहे हैं कुछ चीज़, उसके अंदर पठार जनरेट हो गया है, तो उसको हटाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ऐसा एक नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा होगा जिसको आपको रिमूव करना है। तो दोस्तों सही आंसर है सी, उसे दंडित करना। यदि हम किसी स्टूडेंट को दंडित करते हैं तो उसे सीखने के पठार हम रिमूव कर पाएँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों आपके सामने। कह रहा है सीखने के पठार का अर्थ, सीखने में अवनति अर्थात अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की रुचि नहीं लेना या थक जाना माना जाता है। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि सीखने के पठार का मतलब क्या है। सीखने में अवनति अर्थात जब अधिगमकर्ता में अधिगम के प्रति रुचि नहीं है तो वो क्या करता है दोस्तों, थक जाता है और अधिगम का क्या आता है, पठार आ जाता है। अधिगम के पठार के निराकरण के लिए अधिगमकर्ता को प्रोत्साहित करना, अधिगम की अच्छी विधि का प्रयोग करना, मतलब कोई चीज़ उसको इंटरेस्टिंग बनाना या उसको पुरस्कार देना जिससे वो मोटिवेट हो सके। अधिगम के पठार के कारण का अध्ययन करना चाहिए, किंतु कभी भी सीखने वाले को दंडित नहीं करना चाहिए। यदि आप दंडित कर देंगे तो डिमोरलाइज हो जाएगा वो यदि सीखने की कोशिश कर रहा है तो वो भी नहीं करेगा। इसलिए कभी भी किसी भी लर्नर को आप उसको डांटे नहीं, प्यार से चीज़ें समझाने की कोशिश करें। प्यार से दोस्तों सब कुछ दुनिया में पॉसिबल हो जाएगा और होता चला आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है किसी शिक्षक को यदि ये लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था
उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए दोस्तों? यदि उसको ये लगता है कि पहले स्टूडेंट उसका बहुत अच्छे से सीख रहा था लेकिन अब नहीं सीख रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? आप बताइए दोस्तों। 59 का दोस्तों 59 में आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? 59 का सही आंसर दोस्तों ए, सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है एक स्टूडेंट के अंदर, तो वो सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति को बताता है। एक्सप्लेनेशन दोस्तों देख सकते हैं आप, देखिए, सीखने की प्रक्रिया सतत चलती है। इस प्रक्रिया को कभी मंदता तो कभी तीव्रता आती है। मतलब जो हम सीख रहे हैं, कभी हम फास्ट सीखते हैं, कभी स्लो सीखते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया में भी स्थिरता आ जाती है, तो अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अतः शिक्षक को इसे स्वाभाविक प्रक्रिया माननी चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट सीख रहा है और सीखते सीखते उसकी प्रोग्रेस में कोई अच्छा खासा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो उसके अंदर कोई कमी आ गई है। उसको एक स्वाभाविक स्थिति मान करके आगे बढ़ना चाहिए और समस्या का समाधान सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जो कि 60 क्वेश्चन है, कह रहा है सीखने के वक्र हैं। दोस्तों सीखने के वक्र 60 क्वेश्चन में क्या आंसर है? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की गति के सूचक हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ए है। जो सीखने के वक्र हैं, सीखने की इकाई के गति के सूचक हैं। किसके सूचक हैं दोस्तों? गति के सूचक हैं। एक्सप्लेनेशन से आप कुछ समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। देखिए दोस्तों, सीखने का वक्र सीखने की गति का सूचक है। सीखना कभी एक समान नहीं होता है। सीखना कभी भी क्या होता है? एक लीनियर नहीं होता है। कभी आप ज़्यादा स्पीड से सीखते हैं, कम स्पीड से सीखते हैं। सीखने में कभी कभी अत्यंत उन्नति होती है, तो कभी कभी अति मंदता होती है, जो कि मैंने बताया। और सीखने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी हम नहीं भी सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक इसी के आधार पर अधिगम का मापन रेखा चित्र खींचा करते हैं। इसे ही सीखने का वक्र कहा जाता है। मतलब उसे ही सीखने का जो वक्र कहा जाता है, अधिगम की मात्रा और समय पर हम जो खींचते हैं उसे अधिगम वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पर है 61। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है? दोस्तों सीखने की पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। पठार में क्या होता है कि हम सीखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसमें उन्नति कुछ नहीं होती है, तो उसे सीखने क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं पठार। एक्सप्लेनेशन से भी देख सकते हैं दोस्तों आप। कह रहा है सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे सीखने का क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने 62। अधिगम वक्र में पठार क्या दर्शाता है? अधिगम वक्र में पठार दोस्तों क्या दर्शाता है? तो 62 का सही आंसर है स्वतः पुनः प्राप्ति। स्वतः पुनः प्राप्ति दोस्तों दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। अधिगम वक्र में पठार स्वतः पुनः प्राप्ति को दर्शाता है। सीखने के दौरान प्रायः कुछ प्रयासों के बाद सीखने की गति में स्थिरता आ जाती है, जिसे पठार कहते हैं। नीरसता, उत्साह में कमी, पूर्व सीखेगा या सीखने की मदद न मिलने जैसे कारणों से सीखने के पठार बनते हैं। सीखने के अंतिम दौर में प्रायः व्यक्ति उत्साह और मनोयोग से कार्य करता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है। सीखने के अंतिम दौर में व्यक्ति कैसे कार्य करता है? व्यक्ति उत्साह और मनोयोग से कार्य करता है, जिसके कारण सीखने की मात्रा में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। इसे स्वतः या पुनः प्राप्ति या स्वतः स्फुरण या अंतिम त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन से समझ सकते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? स्वतः और पुनः प्राप्ति दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन से दोस्तों अच्छे से आप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपके लिए लेके आएंगे हमेशा, और कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से आप क्रैक कर सकें और आप भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सकें और एक समाज में शिक्षक का जो जीवन होता है उसको यापन कर सकें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और समाज आपको इज्जत भरी नज़रों से देखे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। और फाइनली मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों आज के लिए
बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।